नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मीन्स का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग KBC नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग आपको बिहार दरोगा मेंस का आपको प्लेटफॉर्म बुक का 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग एडोटेरिया का भी हम लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बहुत सारा और भी प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 ईस्वी तक। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को 2030 ईस्वी तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित होती है और ग्लाइकोजन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज स्टोरेज रूप है। जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि DNA। सभी जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ DNA है और यह रासायनिक रूप से DNA है। किसी स्पीशीज में अस्थायीकरण अथवा परिवर्तन जीन के कारण होता है और DNA सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करने के साथ प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट मिश्रण पाया जाता है तथा प्लगर के नीचे एक कांचनुमा संरचना में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है और दोनों के मिश्रण में CO2 का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्डियोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकृति जो है इसका मात्रक नहीं है। विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष जो है उसमें खुर पाए जाते हैं, यानी कि खुर वाले पशु है और गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसमें खुर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि यूरिया है एक। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिनका रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा NH2CO होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे
कार्बामाइट भी कहा जाता है और यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रबेदार जहरीला ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलय है और यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन रिक्तता जो चर्म कैंसर है यह आपको सुमेलित है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है और इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है और ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है और ओजोन परत के अक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको कह रहा है कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदीप्ति विकिरण। लेजर किरणों की खोज सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एच. मेनन ने 1960 में किया था और लेजर शब्द का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होती है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि आपको 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल डेल्टा का। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा अथवा सुंदरबन डेल्टा का एक भाग है और सुंदरबन डेल्टा को समांतर 2 भागों पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा तथा पूर्वी निष्क्रिय मेघना डेल्टा में विभाजित किया जाता है और मोरीबंद डेल्टा पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा का ही एक भाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन एक फायर एंड फारगेट एंटी टैंक मिसाइल है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं, जिसका समय 5000 ईस्वी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हल की संख्या। अकबर के शासनकाल के समय उत्तर भारत में 2 दीवान टोडरमल तथा संचालित भू राजस्व की व्यवस्था लागू थी, लेकिन दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र जैसे कोई राजस्व पद्धति की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ के किसानों को प्रति हल के हिसाब से राजस्व भुगतान करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रण। पोलीगार अथवा पलईकार 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य के
प्रांतीय प्रशासक और सेना नायक होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज हेडरसन लीज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और बंगाल विभाजन जो हुआ था वह आपको 1905 की योजना में हुआ था। नेक्स्ट देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की उल्लेखनीय विशेषता उसका ग्रामीण स्वशासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन लाल ढींगरा को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बनने वाला श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को है और वह बनारस और अवध के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। और बख्तियार खिलजी की बिहार में पहला महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार की विजय थी, जो कि आपको 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, विद्रोह है और उसका वर्ष है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह जो 1894 दे रहा है आपका सही नहीं है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से आपको 80 के दौरान हुआ था और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। पावना विद्रोह 1873 सही है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है और कोल विद्रोह 1870 सही है और ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह आपको 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वह आपको 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था, जबकि नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। करा कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक आपको चला था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको केरल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आपको कह रहा है कि डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेलू थम्पी त्रावणकोर यानी कि केरल रियासत के दीवान थे और इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज पर भारी वित्तीय बोझ डालने के कारण विद्रोह कर दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और यह घोषणा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासन उसके व्यापकता सिद्धांत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 459 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी में हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह कि निम्नलिखित कालों में से किसने प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह कि चिपको आंदोलन संबंधित है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिलों में सन 1973 में हुआ था और किसानों के द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा है। यानी कि आपको कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के आपको जुड़े थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बम्बई हाई से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए, यानी कि दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैम्बे की खाड़ी। भारत में प्रवाल भित्ति के प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी,
कच्छ की खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप है, जबकि कैम्ब्रिया की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31% था आपको, लगभग 31%, यानी कि 31.16% था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। करा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खेतरी। तांबे की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की शिस्ट एवं फाइलाइट सैलो की सिराव से होती है और तांबे के अनुमानित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जबकि आपको महाराष्ट्र में वहाँ की कुल जनसंख्या का 9.4%, छत्तीसगढ़ में 30% और कर्नाटक में 7% जनजातियाँ पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। करा कि बलन क्रिया किसका परिणाम है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्तता प्राप्त होती है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और आपको इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। करा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है, जिसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। करा कि विषुवतीय वर्षावन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। विषुवतीय वर्षावन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक आपको खड्ड है। अमेरिकी महाद्वीप में स्थित ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। करा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के विकास का प्रमुख कारण वहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता है। क्वेश्चन नंबर 53। करा कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को। भारतीय मानसून का प्रारंभ बंगाल की खाड़ी में जून के प्रथम सप्ताह में अवदाब के बनने से होता है और केरल में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 54। करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु हो जाएगा। और पूछे कि भारत के लिंगानुपात का अर्थ है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात जो है 943 है प्रति 1000 पुरुषों पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन एक संविधानेतर संस्था है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीति आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। करा कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है और वर्ष 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है और राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति यानी कि 1957 में आपको हुआ था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसका उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर को बताना है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वह सम्मिलित नहीं थे और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। करा कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1960 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विधान पालिका परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष में 2 बार। संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा और इस प्रकार आपको
2 बार सत्र को बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों की अधिकतम संख्या है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2, और इसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत आपको यह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी सरकार के समय निकाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 कहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 73वें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार के राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपको उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यवादी नियुक्त करता है और महान्यवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग 93 से देख रहे हैं, उसके पहले मैथ और रीजनिंग है जो कि हम पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहां से प्राप्त करके मैथ और रीजनिंग को बना सकते हैं। 93 में आपको कह रहा है कि बैंक दर का आस है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिपिन चंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र, यानी कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पोलो खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको दे रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है यह आपको बताना है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 यानी कि चारों जो है वो आपका सही है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी और ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है। देख लीजिएगा अभी वर्तमान में कौन है, ये आपको चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है।
99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एबी लिम्पिकस के रूप में, एबी लिम्पिकस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्योग। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम केबीसी नैनो बुक से लेकर के आए हुए थे। दोस्तों शाम में भी आपको प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का लेकर के आएंगे, आप लोग उसे भी देखिएगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों हम बिहार करंट अफेयर्स भी हम एसपीडी का चला रहे हैं, आप लोग उसे भी देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग बिहार करंट अफेयर्स हम डेली चला रहे हैं, उसे भी आप लोग जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।